अलॉट करता है सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पे। तो जब अगर आपको ये वाली बात यहाँ तक समझ आ गया है तो हम अपने मॉड्यूल नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलें अब हम बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 2 की, जो कि मेनली सारा कीवर्ड रिसर्च के इर्द-गिर्द जो है रिवॉल्व करता है। सबसे पहले नंबर पे इसमें मैंने डिस्कस किया है कीवर्ड्स की एसईओ में इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया था एसईओ कितना ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग में, सेम कीवर्ड्स उतने ही ज़रूरी हैं एसईओ में, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाएगी यूज़र इंटेंट क्या है, सर्च बिहेवियर क्या है, फिर हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च की और वो टूल्स जो कि डेटा ड्रिवन डिसीजंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे बात करेंगे, फिर हम करेंगे कंपैटिटिव एनालिसिस फॉर कीवर्ड सिलेक्शन। ओके, सो आई थिंक हम इनको वन बाय वन इन पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ गया कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है एसईओ में। सबसे पहले तो आपका जितना भी जो एसईओ है वो डिफाइन ही होता है कीवर्ड से, कितने रेलेवेंट कीवर्ड हैं, क्या उनकी विजिबिलिटी है। अब यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा स्टेप बैक करूँगी और मैं आपको थोड़ी सी बैक एंड स्टोरी बताऊँगी। जो कीवर्ड हो गया ना, लेट्स से आपका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप बिजनेस चला रहे हैं जिसमें आप विंटर क्लोथ्स दे रहे हैं बेबीज़ के लिए, ठीक है। आपने एक वेबसाइट बनाई है, आपने सोशल मीडिया बनाया, आपने सारा कुछ सेटअप कर लिया, जो कि आजकल मेन चल रहा है कि ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए जितने भी प्लेटफॉर्म्स यूटिलाइज करने हैं आपने उनको सेट कर लिया। अब जब आप एसईओ करने बैठेंगे तो आप देखेंगे कौन से वर्ड्स हैं जो ज़्यादा रेलिवेंट हैं और उनकी विजिबिलिटी कहाँ कितनी है, ठीक है। अब रेलिवेंट वर्ड्स अगर हम देखेंगे तो उसमें आ जाएगा विंटर क्लोथ्स फॉर बेबीज, ठीक है। ये एक कीवर्ड आ गया जो कि रेलिवेंट है। अब सेकंड नंबर पे हम देखेंगे उसकी विजिबिलिटी क्या है। तो विजिबिलिटी देखने के लिए मैं टूल्स यूज़ करती हूँ जो कि हमने यहाँ पे थर्ड पॉइंट में यूज़ भी किए हैं, उन पे फिर मैं आपको प्रैक्टिकली इन पे काम करके बताऊंगी, जिनमें गूगल कीवर्ड प्लानर आ जाता है, जिसको मैं मेनली बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ विजिबिलिटी के लिए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इससे पीछे जाएं और हमें पता ही नहीं है कि हमने बिजनेस क्या करना है और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ कीवर्ड ट्रेंड, जिसको गूगल ट्रेंड्स भी कहते हैं। आप चेक कर सकते हैं कौन सी ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और आप उससे रिलेटेड कीवर्ड्स वहाँ से जनरेट करते हैं और उन कीवर्ड्स को फिर आप यूटिलाइज करते हैं अपने कंटेंट में, ठीक है। तो रेलेवेंट होना कीवर्ड्स का बहुत ज़रूरी है। अगर अगर रेलेवेंट नहीं होंगे तो वो यूज़र इंटेंट को अफेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटिव हैं, ठीक है। विजिबिलिटी कितनी है, अब आप ना जब भी आप कीवर्ड्स यूज़ करते हैं तो कुछ आप कीवर्ड्स यूज़ करते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी और कुछ आप कम विजिबिलिटी वाले कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे ये होता है कि जो कम विजिबिलिटी वाले कीवर्ड्स होते हैं उन पे आपका कंपटीशन कम होता है, तो उन पे आपके रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि जिन कीवर्ड्स की विजिबिलिटी ज़्यादा होती है उन पे आपका कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा होता है और रैंकिंग के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं, ठीक है। इसको बेशक स्लो डाउन करके 2-3 बार सुन लेगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद चीज़ आ जाती है टारगेट ट्रैफिक से। आपकी जो ट्रैफिक है वो कीवर्ड से आप एनालाइज करते हैं कि ये आपकी राइट ट्रैफिक है या आपकी ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। अब उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा। आप लेट्स से 2 यूजर्स हैं, एक बंदा सर्च कर रहा है विंटर क्लोथ्स फॉर बेबीज, ठीक है, और एक सर्च कर रहा है क्लोथ्स फॉर बेबीज, ठीक है। अब जो क्लोथ्स फॉर बेबीज सर्च कर रहा है ना, उसमें ना सिर्फ क्लोथ्स की बहुत सारी टर्म्स हैं। लेट्स से उसको पता नहीं क्या चाहिए, मे बी ही नीड्स अ सूट, मे बी ही नीड्स जस्ट अ शर्ट, मे बी बहुत सारी कैटेगरीज हैं क्लोथ्स में। तो अभी डिटरमिन नहीं किया, इस यूजर को एग्जैक्टली नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसने जो टर्म फॉर बेबीज यूज कर दी, इसका मतलब है कि उसने एज ग्रुप डिफाइन कर लिया है, ठीक है। ये एक हमारे पास यूजर आ गया जिसने एज ग्रुप डिफाइन किया है। दूसरा यूजर है जिसने लिखा है सिर्फ क्लोथ्स फॉर बेबीज, ठीक है। अब उसने एज ग्रुप तो डिटरमिन किया है लेकिन उसने ये नहीं किया किस मौसम के कपड़े चाहिए, कौन से कपड़े चाहिए। तो ये सारी जितनी भी डिटेल्स है ये थोड़ा सा इररेलेवेंट हमारा कस्टमर है, क्योंकि हम जो कपड़े दे रहे हैं, ये जो हमारी स्टोर है वो विंटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर इसको और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर आप अपनी कलेक्शंस को एज ग्रुप वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि 1 to 3 ईयर, 3 to 5 ईयर्स। उसके बाद आप जो क्लोथ्स हैं उनकी टर्म्स बहुत सारी डिफाइन कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट में। लेट्स से आप कैटेगरीज बना सकते हैं, जंप सूट, जंप वियर और जितनी भी कैटेगरीज होती हैं। जब आप उनको डिफाइन कर लेंगे ना, फिर जब वो एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च किया जाएगा तो वो आपकी टारगेट ट्रैफिक होगी। तो ये सारी जो गेम है वो है ही कीवर्ड्स की, ठीक है। उसके बाद यूजर इंटेंट आ जाएगा। यूजर इंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी रैंकिंग में भी और आपकी डी रैंकिंग में भी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो मैं थोड़े से फ्रीलांसर्स की एग्जांपल दूंगी, ठीक है। फ्रीलांसर्स ने गिग्स बनाई, उन्होंने जो है उनकी लेट्स से एक फ्रीलांसर है जिसकी गिग रैंक कर रही है, उसने कीवर्ड्स यूज़ किए जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थे, रेलेवेंट भी थे, विजिबिलिटी भी अच्छी थी, टारगेट ट्रैफिक भी मिली थी, सारे अलाइन हो रही थी एस्पेक्ट्स, ठीक है। लेकिन आफ्टर सम टाइम उसका यूज़र इंटेंट सही नहीं रहता। यूज़र इंटेंट मेनली ये होगा कि मैं एक यूज़र हूँ, ठीक है। अगर मैं क्या कीवर्ड सर्च करती हूँ, अगर मुझे
उस फ्रीलांसर की सर्विसेज चाहिए, ठीक है। अब जो कीवर्ड मैंने सर्च किया, चले उस पे रैंक हो गया, मैं उसकी साइट पे गई और मुझे काम उसका पसंद नहीं आया, मैंने उसकी गिग से बाहर आई और मैंने दूसरी गिग पे जाके ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, जब मल्टीपल सेम चीज़ होगी ना, तो एल्गोरिदम ये डिटरमिन करेगा कि ये बंदा सही सर्विसेज आइदर प्रोवाइड नहीं कर रहा, या फिर इसकी एंगेजमेंट तो है पर इसका क्लिक थ्रू रेट अच्छा नहीं है। तो उसका यूज़र इंटेंट की वजह से, कि यूज़र इंटेंट को वो सैटिस्फाई नहीं कर रहा, उस वजह से उसकी जो प्रोफाइल है या उसकी जो गिग है वो डी रैंक हो जाएगी, ठीक है। तो यूज़र इंटेंट बहुत ज़रूरी है आपकी रैंकिंग में और आपकी डी रैंकिंग में, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि और इसमें एक और भी चीज़ आ जाती है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ़ जो है ना कीवर्ड बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, चाहे वो गिग बनाने में हो, चाहे वो सिर्फ़ एक पेज की वेबसाइट की एसईओ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कीवर्ड जब यूज़ करते हैं ना, तो क्या होता है कि उसमें भी मसला आ जाता है कि यूज़र इंटेंट से रिलेटेड कीवर्ड हो सकता है, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड हो पर यूज़र की इंटेंट से रिलेटेड कीवर्ड ना हो। जब वो यूज़र की इंटेंट से रिलेटेड कीवर्ड नहीं होता और इनिशियली आपकी साइट उस कीवर्ड पे रैंक हो जाती है, और आपकी सर्च जो एल्गोरिदम की वजह से, सर्च इंटेंट पूरा ना होने की वजह से, या यूज़र इंटेंट पूरा ना होने की वजह से वो डी रैंक जब एक वर्ड से होगी, तो वो मल्टीपल कीवर्ड से डी रैंक होती है। और जब एक वेबसाइट डी रैंक हो जाती है तो 45 डेज़ टू 3 मंथ्स लगते हैं उसको दोबारा से रैंक करने में। तो लोगों की कोई छोटी-सी जो गलती होती है ना, उससे भी आपका के बिज़नेस का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपने यूज़र इंटेंट, ये जो टॉपिक है, इस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है, इस चीज़ को मेक श्योर करना है, जो कीवर्ड्स आप डाल रहे हैं बस आप ऐसे ही ना डाल दें कि सब जितना भी लोगों ने इस पे प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, उन्होंने भी ये कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, मेबी वो थोड़ी-सी उनकी सर्विस आपसे अलग हो। उसके बाद कन्वर्जन पोटेंशियल, ऑब्वियसली अगर आप रेलेवेंट कीवर्ड यूज़ करेंगे, ट्रैफिक अच्छी होगी, विजिबिलिटी अच्छी होगी, यूज़र इंटेंट भी आपका सही जा रहा है, तो फिर कन्वर्जन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग यूज़र इंटेंट और सर्च बिहेवियर की। मैंने आपको पहले भी काफ़ी डिटेल में यूज़र इंटेंट का तो बता ही दिया है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि आप कैटेगराइज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को, उसको डिफरेंट नेम दे सकते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स दे सकते हैं, ताकि जो भी बंदा आपकी वेबसाइट पे, उसको पता चले, ओके, नेविगेशन से ही पता चल जाए कि ये बंदा सिर्फ क्लोथ्स नहीं दे रहा, ये बंदा एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी इसने फ़िल्टर आउट किए हुए हैं कंटेंट, इसने जो है क्या कहते हैं, क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी, क्वालिटी नहीं, हम कह लेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अकॉर्डिंग भी, कि कॉटन है, फैब्रिक है, कौन सा जो है यूज़ हुआ है, कपड़ा कौन सा यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग भी उसने जो है फ़िल्टर आउट किए हुए हैं। आपको अपने यूज़र के अकॉर्डिंग देखें ना, तो जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं उसकी बहुत सारी कैटेगरीज़ होंगी। अगर वो कपड़े हैं तो ऑब्वियसली किस चीज़ पे कपड़ा बना हुआ है, या कपड़े की जो टाइप्स होती हैं, एज ग्रुप की जो टाइप होती हैं, या फिर आप आ जाएँ उसके अलावा तीसरी तरह से आप फ़िल्टर करेंगे तो आप टाइम या एरा के हिसाब से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि किस टाइम में आप ये पहन सकते हैं, आइदर इट्स अ पार्टी वियर या फिर नॉर्मल कैजुअल वियर है, ठीक है। तो जब आप हर तरह से उसको अपनी उस पर साइट पे वो कर लेंगे, कैटेगराइज कर लेंगे और डिफरेंट कीवर्ड असाइन कर लेंगे, तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके यूज़र के लिए उस साइट पे जाके सेल आउट करना। अब आपको अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से थोड़ा सा देखें, तो बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई चीज़ बाय करनी होगी, पर आप एक ऐसी साइट पे जाएंगे जहाँ पे सारा कुछ बस ऐसे ही पड़ा है, ठीक है। आपको एक तरफ शर्ट दिख रही है, दूसरी तरफ आपको ट्राउजर दिख रहा है, और आपके लिए नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक आपके माइंड में प्रोडक्ट है जो आपको बाय करनी है, और उसकी कहीं पे आपको कैटेगरी नहीं दिख रही है, या बहुत ज़्यादा साइट की स्पीड का स्लो है, या आपको थोड़ी बहुत ही डिस्टर्बिंग साइट है, या बहुत ज़्यादा डेटा दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स जो है उसका स्ट्रक्चर है, तो आप उस साइट से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आप एज ए यूज़र आप अपने कंफर्ट को प्रेफर करेंगे। आप देखेंगे कि भाई ईजिएस्ट चेकआउट मेथड मुझे कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे जो चीज़ मुझे एज इट इज़ चाहिए वो मुझे कहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और ऑनलाइन जब से सारी चीज़ें ऑनलाइन में कन्वर्ट हुई हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है कि आप अपने यूज़र को वो सारा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें जो कि एक शॉप ऑनर आपके यूज़र को प्रोवाइड करता है, कि एक्चुअल में प्रोडक्ट अगर आप बाय कर रहे हैं उसमें और आपके ऑनलाइन बाय करने में डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, सारा यूज़र एक्सपीरियंस का डिफरेंस होता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं शॉपकीपर से, लेकिन अगर आप ऑनलाइन बाय करें, क्या आप अपने कस्टमर को या फिर अपने यूज़र को प्रॉपर एक वो सारा गाइड कर रहे हैं, वो प्रॉपर सारी चीज़ें दे रहे हैं जो उनको वो कंफर्ट जो कि उन्हें एक शॉपकीपर से प्रोडक्ट बाय करने में है। क्योंकि जब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं तो ऑब्वियसली उनको कंफर्टेबल तो हैं कि आप कहीं से भी अपने फ़ोन से, अपनी डिवाइस से चीज़ बाय कर सकते हैं, लेकिन उससे जो आगे वाली जर्नी है ना, वो आपको एसईओ से आसान करनी है, ठीक है।
फिर मैंने आपको बताया, अच्छा जो यूज़र इंटेंट होता है ना, अब लेट्स से आपका जो यूज़र है वो 3 तरह का मेनली इंटेंट होता है जिससे वो किसी भी सर्च इंजन प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं। नेविगेशनल इंटेंट हो सकता है, सिर्फ़ वो मेनली चाह सकते हैं कि वी विल जस्ट ब्राउज़ द वेबसाइट, हमें डेटा चाहिए, हम इसको ब्राउज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे मेबी उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? मेनली किसी स्पेसिफ़िक चीज़ से रिलेटेड, या मेबी कोई जो है वो बना रहे हैं, प्रेज़ेंटेशन बना रहे हैं, या कोई अपनी असाइनमेंट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड डेटा चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अगर आपका यूज़र आया है, तो मेबी वो बाय ना करे, मेबी वो सिर्फ़ आपकी ब्लॉगिंग साइट तक रहे, जहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके प्रोज़ और कॉन्स और बहुत सारी चीज़ों को आपने एक्सप्लेन किया हुआ होगा, ठीक है? मेबी सिर्फ़ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए आया, तो वो सिर्फ़ विज़िटर होगा आपका। थर्ड नंबर पे चीज़ आ जाती है ट्रांज़ैक्शनल क्वेरी। कोई वो बंदा जो कि अपना मोबाइल या अपना सर्च इंजन प्लेटफ़ॉर्म या गूगल या क्रोम ओपन ही इस नियत से करे कि मुझे बाय करनी है ये चीज़ 10 से 15 मिनट के अंदर-अंदर, ठीक है? अब उसे जब बाय करनी है, तो उसके माइंड में क्या चीज़ है? उसके माइंड में कुछ टर्म्स होंगी, ठीक है? आप यूजुअली जब भी आपने कुछ बाय करना होता है, आप गूगल पे या क्रोम पे आप जब जाएँगे, तो आप बहुत सारी टर्म्स लिखेंगे। पहली टर्म आपने लिखी, आपने पेज के एंड तक ब्राउज़ किया, बहुत कम लोग होंगे जो सेकंड पेज पे जाएँगे। आपने एंड तक ब्राउज़ किया, आपको पसंद नहीं आया, आपने टर्म को थोड़ा-सा चेंज किया, ठीक है? आपने लेट्स से पहले लिख लिया था विंटर क्लोथ्स, फिर आपको समझ आया नहीं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा कैटेगरी आ गया, आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए। तो जितना स्पेसिफिक चाहिए, आप उतना ज़्यादा जो है उसको करेंगे अनटिल और अनलेस आपको एज़ इट इज़ प्रोडक्ट ना मिल जाए, ठीक है? तो ये होगा आपका जो हमने एक्सप्लेन किया, सर्च बिहेवियर आपके यूज़र का क्या होगा, ठीक है? आप अपने आप को एज़ अ यूज़र रख के देखेंगे, क्योंकि आपने भी बहुत सारी बार ऑनलाइन परचेज़ेज़ की हैं, ठीक है? चाहे वो सर्विसेज़ को बाय किया है आपने, या वो आपने किसी वन प्रोडक्ट या छोटी-मोटी आपने प्रोडक्ट ली है, या आपने सर्विस बाय की है, आपने कुछ भी बाय किया हुआ हो सकता है। तो आपकी जर्नी क्या थी, आपने उसको माइंड में रखना है, किस पॉइंट पे आपको वो साइट दिखी या वो सर्विस प्रोवाइडर दिखा जिसको आपने कॉन्टैक्ट किया। तो आपकी जो जर्नी थी, आप उसको अपने कस्टमर की जर्नी बनाएँगे। उसके बाद यूज़र पर्सोना डेवलपमेंट के आपने एक यूज़र को पैटर्न दे दिया कि ओके, आपने यहाँ पे क्लिक किया, लेट्स से अब आपके पास एक पॉपअप आया है जिसमें आपको इतने % ऑफ मिल रहा है, जस्ट क्लिक ऑन दिस, आप कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आप प्रोडक्ट्स को ब्राउज़ करें, उनको विश लिस्ट में ऐड करें, वहाँ से आप प्रोडक्ट को बाय करें, आप अपनी जो है ट्रांज़ैक्शन करें। अगर आपकी ट्रांज़ैक्शन नाकाम भी हो जाती है, या मेबी जर्नी के बीच में कहीं पे छोड़ देते हैं, तो उस पे फिर हम यूज़ करते हैं ईमेल मार्केटिंग, जिसमें हमारे कस्टमर को ऑटोमेटेड ईमेल्स जाएँगी, का उस मतलब अगर लेट्स से 9 घंटे बाद उसने अपनी कार्ट को उसने छोड़ दिया है, उसके 9 घंटे बाद उसको एक ऑटोमेटेड ईमेल जाएगी। 9 घंटे मैंने एक ऐसे एस्टिमेटेड टाइम बोला है। उसको एक ईमेल जाएगी जिसमें कहेंगे यू लेफ्ट समथिंग इन द कार्ट, ठीक है? और जो यूज़र था, मे बी वो उस टाइम पे कहीं बिज़ी हो गया हो, लेकिन अब वो जाके आपकी प्रोडक्ट को बाय कर ले, ठीक है? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एसईओ ही नहीं है कि आपको उस चीज़ को एक पूरा डेवलप करना है, अपने यूज़र को एक प्रॉपर तरीके से घेरना है जब तक कि वो ट्रांज़ैक्शन हो नहीं जाती, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं कीवर्ड को आपने किस तरह से रिसर्च टूल में यूटिलाइज़ करना है और डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने हैं। तो इसके लिए हम 3 जो है मेन चीज़ों को गो थ्रू करेंगे प्रैक्टिकली। अभी हम चेक करते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर को, सेमरिश और एचरेफ को, कीवर्ड ट्रेंड्स और सीज़नैलिटी को। गूगल कीवर्ड प्लानिंग की इससे ना मुझे मेनली 2 चीज़ें मिलती हैं। एक, मुझे पता चल जाता है कि कौन-सा कीवर्ड की कितनी रैंकिंग है, और दूसरे नंबर पे लोकेशन वाइज़ जो ये डेटा प्रोवाइड करता है, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे यूज़फुल होता है, मेनली जब मैं साइट्स की डायरेक्ट एसईओ कर रही होती हूँ, ठीक है? तो इसको मैंने ओपन किया है अपने पास इधर टैब में। तो मैंने, अगर आपका अकाउंट नहीं है या आपका नया अकाउंट है, तो आपके पास इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा कि आप अपनी पहली कैंपेन बनाएँ, तो आप कह देंगे यू आर नॉट रेडी टू क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, तो आप कैंपेन क्रिएशन को स्किप कर देंगे, ठीक है? वो आपसे कुछ आपकी बिज़नेस इन्फॉर्मेशन माँगेगा, जैसे ही आप वो एज़ इट इज़ दे देंगे, इनमें से आप एक पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन जस्ट क्लिक ऑन सबमिट। इट्स अ सिंपलेस्ट पार्ट। उसके बाद आप अपने अकाउंट को एक्सप्लोर करेंगे, एक टूल्स सा आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप जो है जाएँगे कीवर्ड प्लानर में, ठीक है? ये कीवर्ड प्लानर, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको टाइम मिले तो डू गो थ्रू देम। अगर आपने कभी गूगल ऐड नहीं यूज़ किया, तब भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, ठीक है? तो ये अभी आपको जिस तरह दिख रहा है कि आप न्यू कीवर्ड्स डिस्कवर कर सकते हैं, या जो आपके पास कीवर्ड्स ऑलरेडी हैं, आप उनका सर्च वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। लेकिन हम न्यू कीवर्ड्स की तरफ जाते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे विंटर क्लोथ्स की, ठीक है? विंटर क्लोथ्स फॉर बेबीज़, ओके? ओके, इतना भी काफ़ी है। अब मैंने एक कीवर्ड डाल दिया, दूसरे नंबर पे मैं लोकेशन चेंज करूँगी, ठीक है? आप कोई भी लोकेशन डाल सकते हैं। लेट्स जस्ट से वी ऐड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है? मेक श्योर कीजिएगा कि 2 से 3 कीवर्ड्स डालें, एक शॉर्ट कीवर्ड डालें, एक लॉन्ग कीवर्ड डाल लें, ठीक है? विंटर, लेकिन अगर आपने एक लॉन्ग कीवर्ड डाला है ना, तो आपको सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स दिखेंगे। लेट्स जस्ट गो विद वन कीवर्ड फॉर नाउ। जब मैंने रिजल्ट्स पे किया,
तो उन्होंने कहा है कि उनके पास कोई हमारे लिए है ही नहीं वर्ड्स। लेट्स जस्ट डू इट अगेन। हम स्टार्ट करते हैं विंटर क्लोथ्स से, क्लोथ्स फॉर बेबीज़। बेबी क्लोथ्स, ये मैं वो सारे कीवर्ड्स डाल रही हूँ जो मुझे लगता है कि मेरा यूज़र में भी सर्च करे अगर उसको मेरी प्रोडक्ट चाहिए तो, ठीक है। उसके बाद हम कर सकते हैं, ठीक है। हमने एरिया जो है यूएस सेलेक्ट किया हुआ है। अब हमारे पास सबसे पहले नंबर पे तो कीवर्ड्स बाय रेलेवेंस आ जाएंगे। सेकंड नंबर पे मंथली सर्च होगी, इसको मैं अलाइन कर लेती हूँ टॉप से बॉटम में। उसके बाद हमारे पास 3 मंथ चेंज आ जाएगा। ये बेसिकली इसलिए होता है कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कुछ वक्त के लिए ट्रेंड पे जाते हैं और उसके बाद बहुत ही डाउन चले जाते हैं, तो ये आपको इसलिए ये बताते हैं कि आप उन पे जो है टाइम वेस्ट ना करें। आप देखेंगे कांस्टेंट कितना है कीवर्ड, या कीवर्ड कितना ऊपर जा रहा है या कितना नीचे जा रहा है, आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। और उसके अलावा जो कंपटीशन वाली चीज़ हमने देखनी होती है, या इसके अलावा हमने बिड देखनी होती है। ये जो बिड होती है ये मेनली गूगल एड्स पे आप कितनी जो लगाते हैं, ये बेसिकली वो है, ठीक है। जो हमारा हमारा काम जो है वो इनसे है। मेनली लोग जिन्होंने विंटर बेबी क्लोथ्स बाय करने हैं, बेबी क्लोथ्स का जो टर्म है ना यूएस में, वो 100K से 1 मिलियन टाइम मंथली सर्च हो रहा है। अब ये जो 100K से 1 मिलियन यूज़र हैं या 1 मिलियन लोग हैं, ये मे बी किसी भी इंटेंट से सर्च कर सकते हैं, राइट। मे बी उन्होंने बाय ना करना हो, मे बी उन्होंने सेल करना हो और वो जो है डिटेल्स ले रहे हो इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए हो, या मे बी उन्होंने बाय करना हो ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप जब माइंड में रखेंगे तो आपके लिए उसको काम करना ईजी हो जाएगा। जब भी मैं कीवर्ड यूज़ करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ जो हाई से कीवर्ड्स हैं वो एटलीस्ट 10K से अबव उनका सर्च वॉल्यूम हो, ठीक है। तो ये जो 3 मंथ चेंज है ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता अगर आप किसी ऐसी नीश में जा रहे हैं जो कि आपको पता है सेंचुरीज से यूज़ होती भी आ रही है। क्लोथ्स ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई यूज़ करता है, तो ये ऐसा ट्रेंडी चीज़ नहीं है कि आप बोलेंगे हाँ कुछ टाइम के लिए जो है बहुत ज़्यादा चेंज आ गया इसकी मार्केट वैल्यू में और कुछ टाइम के लिए बहुत ही कम चेंज आ गया, ठीक है। अब जिस तरह पहले मैंने बात की थी, कुछ हम कीवर्ड्स यूज़ करेंगे जिनका हाई कंपटीशन है, यू कैन टेक लाइक 3 to 4, लेकिन अब इन सारे कीवर्ड्स को आप एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आपको इनको गो थ्रू करना पड़ेगा 1 to 1, और आपको देखना पड़ेगा कि अगर मैं ये अपनी प्रोडक्ट में डालता हूँ या डालती हूँ तो क्या यूज़र इंटेंट पूरा हो रहा है या नहीं, ठीक है। कुछ हम टॉप कीवर्ड्स लेंगे, उसके बाद हम कंपटीशन में आ जाएँगे। लेट्स से मीडियम टू हाई। इनका तो कोई, इनका लो, बहुत ही ज़्यादा लो जो है कंपटीशन है, लेकिन फिर भी 100 से 1000 का जो लोग हैं वो इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप ये वाला कीवर्ड यूज़ करें तो आपकी रैंकिंग में आए। लेकिन ऑब्वियसली हम ये कीवर्ड नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये वुमेन से रिलेटेड और हम बेबी की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो फिर बात आ जाती है सर्च इंटेंट की, ठीक है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। आपको जब रेलेवेंट कीवर्ड्स हो जाएँ, आपने रेलेवेंट कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए हैं, तो आप उनको जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ की फॉर्म में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, और एक्सेल की फॉर्म में भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या सिंपल आप इनको करने के बाद आप कॉपी कर सकते हैं और अपने नोटपैड में डाल के उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जब भी मैं किसी ब्रांड पे काम शुरू करती हूँ तो सबसे पहले नंबर पे मैं उन्हें उनका एक कीवर्ड प्लान देती हूँ कि ये कीवर्ड्स हम मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 3 मंथ आपके कंटेंट में यूज़ करेंगे। और जो दूसरी चीज़ है वो मैं उनको कंपटीटर एनालिसिस प्रोवाइड करती हूँ कि ये टॉप 10 आपके रीजनल कंपटीटर्स हैं, और फिर उन कंपटीटर्स के मैं हर पर कंपटीटर 10 कीवर्ड्स प्रोवाइड करती हूँ कि ये इन 10 कीवर्ड्स पे इस लेवल पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है। ताकि एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स हम उनमें से 5 जो कंपटीटर्स हैं उनको एटलीस्ट क्रॉस कर सकें। तो ये बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की आ जाती है डिटेल। अब अगर हम बात करें तो हम लेट्स गो टूवर्ड्स आवर सेकंड टूल। ओके। ओके, अगर आप मेनली कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं ना, तो उसके लिए मैंने बात की थी पहले सैमरिश और एचडिफ टूल की, ठीक है। तो सैमरिश के प्लेटफॉर्म पे अगर हम देखें, ऐसे जो है सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी आप जो है पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड इट्स टोटली वर्थ इट। आप उसमें डोमेन ओवरव्यू चेक कर सकते हैं, ट्रैफिक एनालिसिस देख सकते हैं, और हर थोड़ा बहुत लाइक पॉइंट समथिंग का डिफरेंस होगा इसके डेटा में या ओरिजिनल डेटा से, लेकिन आप इस पर काफ़ी हद तक डिटेल्स चेक कर सकते हैं, साइड ऑडिट्स निकाल सकते हैं, लिस्टिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, बहुत मल्टीपल वेबसाइट्स आप इस पे डाल सकते हैं। बेसिकली कीवर्ड्स का कितने टाइम में ट्रेंड पे रह रहे हैं, कीवर्ड्स ट्रैक करेगा। मल्टीपल टूल्स यूज़ करने के बजाय आप एक ही अपना डैशबोर्ड यहाँ पे बना लेते हैं और आप उस पे काम करते हैं, ठीक है। कंपटीटर एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा है ये सॉफ्टवेयर, जिसमें आप जो है पता कर सकते हैं कंपटीटर ने कितने बैक लिंक्स बनाए हैं, कहाँ कहाँ पे बैक लिंक्स बनाए हैं, ताकि आप भी उन बैक लिंक्स प्रोवाइडर को अप्रोच कर सकें और आप अपने बैक लिंक्स बनवा सकें। तो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है।
उसके अलावा आप जो है बैकलिंक्स के अलावा मेनली पोजीशन ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि आपका कौन-सा कीवर्ड आपको किस पेज पे रैंक करा रहा है। मैनुअली काम करने के बजाय आपका सारा काम ऑटोमेटेड हो जाता है, ठीक है? और अभी अगर आप सीखने के फ़ेज़ में तो आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इनके काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेज़ हैं, ठीक है? थोड़ी-सी अगर एवरेज से हाई हैं, बट आप जितना ये काम करते हैं उनसे रिलेटेड रीज़नेबल है, ठीक है? दूसरे नंबर पे एचरेफ है, ये भी कह लें सेमरश का कंपेटिटर ही है। आप अपने कंपटीटर्स को एनालाइज़ कर सकते हैं, ऑडिट्स बना सकते हैं, कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, और बहुत अच्छा टूल है अगर आप एसईओ पे काम कर रहे हैं तो। आपको प्रॉपर डैशबोर्ड मिल सकते हैं, आप प्रॉपर रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, ठीक हो गया? उसमें सैमरिश की अपनी प्रोफ़ाइल पे उन्होंने कुछ अपने कॉम्पिटिटर्स की डिटेल्स दी हुई हैं, जिनमें उन्होंने बताया हुआ है कि उनका ऑथेंटिसिटी स्कोर कितना है, मंथली विज़िटर्स कितने हैं, पेज कितने हैं, और उसके अलावा बाउंस रेट क्या है। बाउंस रेट का मतलब है कि कितने यूज़र्स जो हैं रिटर्निंग यूज़र्स होते हैं, ठीक है? सिमिलर वेब डॉट कॉम है, ये इनका फ्री ट्रायल भी है, और ये काफ़ी अच्छा जो साबित होता है अगर आप सिर्फ़ कुछ टाइम के लिए अपने क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो आप सिमिलर वेब को यूज़ कर सकते हैं। सर्च इंजन जर्नल डॉट कॉम, इसको पर्सनली मैंने कभी यूज़ नहीं किया। फिर एचरेफ डॉट कॉम आ जाता है। जो नील पटेल डॉट कॉम है, ये वो बंदा है जिससे मैंने खुद भी एसईओ सीखा था बैक इन 2019 एंड 20। तो इसकी जो वेबसाइट है वो बहुत यूज़फुल है अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके पास जितना डिटेल में डेटा होता है ना, वो किसी के पास नहीं होता। आपको सिर्फ़ जो है इसकी एक वेबसाइट है बैकलिंको, ये बहुत यूज़फुल होगी अगर आप इस पे करना चाहते हैं। कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत डिटेल में इन पे मिल जाएगा, ठीक है? ये बंदा है, आप इसको अपना ईमेल से जो है न्यूज़लेटर सेंड कर सकते हैं। ये सिर्फ़ लर्निंग पर्पज़ के लिए बता रही हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैंने पर्सनली इस बंदे से बहुत ज़्यादा सीखा है, तो इसका अपना इसने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया है जो सैमरिश के कॉम्पिटिशन पे है। अभी इतना ज़्यादा अच्छा लाइक मार्केट लेवल पे तो काम नहीं कर रहा, बट काफ़ी हद तक जो है आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता है इसका प्लेटफ़ॉर्म भी, ठीक है? उसके बाद ये 7 हमारे पास कॉम्पिटिटर्स हो गए, जिन टूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास टूल था गूगल ट्रेंड्स का, ये जानने के लिए कि कौन-सी चीज़ें या कौन-सी चीज़ें या कौन से टॉपिक रैंकिंग में हैं, आप गूगल ट्रेंड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेट्स से सर्च फॉर विंटर, इसमें भी आपको अपनी लोकेशन लगानी पड़ेगी। पहले मैं सर्च करने के बाद यहाँ पे लोकेशन चेंज करूँगी। अभी वो मुझे सिर्फ़ बता रहा है पाकिस्तान में ऑब्वियसली इतना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम नहीं होगा। रहे हैं प्लस 250% जो है इसका इंक्रीज़ आया है। तो हम इन कीवर्ड्स को देख सकते हैं। लेट्स से अगर आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप रीजनली फ़िल्टर लगा के चेक कर सकते हैं कि उस बिज़नेस की उस एरिया में कितनी डिमांड है, ताकि आप सिर्फ़ इस वजह से ना चले जाएँ क्योंकि आप सोशल मीडिया पे उसके एड्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। बहुत सारे लोग जब स्टोर स्टार्ट करते हैं तो वो ये गलती करते हैं। लेट्स सी डॉलर फ्लक्चुएशन चेक करते हैं। ओके, जो डॉलर का वर्ल्ड वाइड पास्ट डे, लेट्स से लास्ट 30 डेज़ का हमारे पास सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में डॉलर का वर्ड सर्च किया जाता है। तो आप रीजन वाइज़ भी देख सकते हैं, आप डेज़ वाइज़ भी देख सकते हैं, आप कैटेगरीज़ भी लगा सकते हैं, और आप वेब पे भी देख सकते हैं कि किस पे सर्च हो रही है। आप यूट्यूबर अगर हैं तब भी आप गूगल ट्रेंड्स यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा और फ्री प्लेटफ़ॉर्म है जिसको आप यूटिलाइज़ करके काफ़ी डिटेल में अपनी प्रोडक्ट से या अपनी जो भी नीश आप स्टार्ट करने वाले हैं उससे रिलेटेड आप डिटेल्स निकाल सकते हैं, ओके? सो आई थिंक हमने काफ़ी हद तक चीज़ें कवर कर ली हैं। अब हम वापस आते हैं अपने कंटेंट पे जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो हमने कीवर्ड ट्रेंड्स भी देख लिए हैं। अब जो कीवर्ड्स हमने देखे हैं उनको हम प्रॉपर्ली प्लेटफ़ॉर्म्स पे यूज़ करके फिर हम अपने डेटा के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आ जाते हैं, और उसके बाद बैलेंसिंग स्ट्रैटेजीज़ आ जाती हैं। लेट्स स्टार्ट। बेसिकली ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफ़िक होंगे, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होंगे, लेकिन इनका सर्च वॉल्यूम कम होगा, बहुत कम लोग इन्हें सर्च कर रहे होंगे, और इसका जो कंपटीशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम होगा, ठीक है? अब अगर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की एग्ज़ाम्पल, लेट मी गिव यू गाइज़ अ प्रॉपर एग्ज़ाम्पल फॉर दैट। अच्छा, अगर हम बात करें ना लॉन्ग टर्म कीवर्ड की, लेट्स से विंटर क्लोथ्स फॉर बेबी एज 1 टू 5, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है आप गूगल पे जाके कहानियाँ लिखना शुरू कर देते हैं ताकि आपको एज़ इट इज़ अपने काम की चीज़ मिल जाए, ठीक है? तो वो होता है आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड। उसमें बहुत कम लोगों ने जो है उसको अपने उसमें कंटेंट में एज़ इट इज़ यूज़ किया होगा, तो कॉम्पिटिशन बहुत ही कम हो जाता है। सर्च वॉल्यूम भी कम हो जाता है, लेकिन अब इस तरह हो गया कि आपकी जो
ऑडियंस है, बहुत ही कम ऑडियंस यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही कम लोग उससे रिलेटेड एज़ इट इज़ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत ही टारगेटेड हो जाता है, लेकिन यूज़फुल होता है, ठीक है? उसके बिहाफ़ पे अगर हम शॉर्ट टेल कीवर्ड की बात करें, तो जो वो 1 या 2 वर्ड का कीवर्ड होगा, जस्ट लेट्स से विंटर क्लोथ्स, उसमें थोड़ा बहुत तो टारगेट हो गया है, लेकिन फिर भी उसकी बहुत ही ज़्यादा वाइड ऑडियंस होगी, बहुत सारे लोग सर्च कर रहे होंगे, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा और सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? तो उसको कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। तो इन दोनों में आपको इन दोनों का बैलेंस करके चलना होता है। अगर आप अपनी उस पे साइट पे यूज़ करें, आपको कुछ लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, कुछ आपको शॉर्ट टेल कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। उनको प्रॉपर्ली बैलेंस करना पड़ेगा, ताकि आप कुछ जो है हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स लें और कुछ लो कंपटीशन वाले लें, और कुछ आप ऐसे लें जिन पे ट्रैफ़िक ज़्यादा है और कुछ ऐसे लें जिन पे ट्रैफ़िक कम है, ताकि आप उस सारी चीज़ को मर्ज करके एक प्रॉपर बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी बनाएँ, ठीक है? उसके बाद आ जाता है कंपैटिटिव एनालिसिस कीवर्ड सिलेक्शन के लिए, ठीक है? आप कीवर्ड के थ्रू अपना कंपटीटर जो है वो एनालाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद कीवर्ड डिफ़िकल्टी और गैप एनालिसिस है। सबसे पहले नंबर पे इस पे हम बात करेंगे कंपटीटर को आप कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली ये करती हूँ, जब भी आप काम शुरू करते हैं ना एसईओ का, तो आप अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि उनके माइंड में कौन से कीवर्ड्स हैं या कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको उनको लगता है कि वो ज़्यादा रेलेवेंट हैं उनकी प्रोडक्ट से ज़्यादा, ठीक है? तो वो आपको कुछ कीवर्ड्स देंगे, आप उनको सर्च आउट करके आप कंपटीटर को एनालाइज़ करेंगे, ठीक है? अब इसको अगर हम प्रैक्टिकली सर्च आउट करें, ओके, अब जो आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं ना, उसमें मैंने आपको मैं बताती हूँ कि गिव मी अ सेकंड। ये क्लाइंट है जिसकी उस पे मैंने नेचुरल सप्लीमेंट से रिलेटेड अभी रिसेंटली मैंने कंपैटिटिव एनालिसिस किया था अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है? तो अब ये एक कीवर्ड है, ये शॉर्ट टर्म कीवर्ड है, ठीक है? उससे रिलेटेड अगर आप ये बाकी कीवर्ड्स देख पा रहे हैं, वो जेनेरिक कीवर्ड्स हैं, ठीक है? अब मैं अगर इसको सर्च आउट करती हूँ, तो वो मेरे एरिया के इर्द-गिर्द में जितना भी है, वो मुझे बताएगा कि इस एरिया में नेचुरल सप्लीमेंट्स, जो लोग जिन लोगों की साइट्स हैं या इन्फॉर्मेटिव जितना भी, ये नेविगेशनल जितना भी कंटेंट है, वो मुझे शो करेगा, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल एक शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज़ किया है, ठीक है? अब 2 चीज़ें होती हैं जब भी आप अपने क्लाइंट के लिए काम करते हैं। एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि लोकेशन आप एज़ इट इज़ यूज़ करें, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मेरा क्लाइंट कनाडा में है, वो एक नेचुरल सप्लीमेंट्स कनाडा में सप्लाई कर रहा है, तो जब मैंने उसको कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट देनी है, तो मैं वीपीएन यूज़ करूँगी। यूजुअली मैं ये एक वीडब्ल्यूपीएन वीपीएन है जो मैं यूज़ करती हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा है। मैं अपने क्लाइंट की लोकेशन लगाऊंगी, या जो क्लाइंट का बिजनेस जिस एरिया में है, उसकी लोकेशन लगाऊंगी, और उसके बाद जो है फिर मैं सर्च आउट जब चीज़ करूँगी, तो मुझे उस एरिया से रिलेटेड मिलेगा। क्योंकि आपको पता होगा, जब भी आप सर्च करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है सर्च फॉर दिस एरिया, ठीक है? अभी मेरा एरिया आ रहा है, मुझे पता चल रहा है इस एरिया में इर्द गिर्द लोग जो सर्च कर रहे हैं उनको इस चीज़ का क्या रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन जब भी आप कंपेटिटिव एनालिसिस करते हैं, तब कभी भी आप एक कीवर्ड यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा बहुत चेक करूँ, तो मुझे जेनेरिक कीवर्ड सजेशन आया है नेचुरल सप्लीमेंट्स फॉर वेट लॉस। तो मैं इस कीवर्ड को जब सर्च करूँगी, तो मेरे पास आ जाती है सबसे पहले नंबर पे तो उन्होंने मुझे कुछ कीवर्ड्स दे दिए हैं। लेट्स सी, मैं थोड़ा-सा और इसको नैरो डाउन करना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरे क इर्द-गिर्द के जो एरिया है, उसमें वेट लॉस का जो नेचुरल सप्लीमेंट है, वो कौन से स्टोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले नंबर पे न्यूट्रिफिकेटर आ जाता है। इनकी मैंने ऑलरेडी पहले भी साइट चेक की हुई है, ये काफ़ी अच्छी है। ये हो गया मेटा टाइटल, इसके बाद ये है मेटा डिस्क्रिप्शन, और ये मेटा टैग्स, और इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट शो हो रही है, इसके बैक एंड पे डला हुआ है आल्ट टेक्स्ट, ठीक है? ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। अब अगर कहने को बात करें, तो ये जो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, नेचुरल सप्लीमेंट्स फॉर वेट लॉस नियर मी, ये कीवर्ड यूज़ न्यूट्रिफिकेटर ये कीवर्ड यूज़ कर रहा है अपनी एसईओ में, या अपनी इसमें वेबसाइट में, ठीक है? इस वजह से जब मैंने ये कीवर्ड लिखा, तो सबसे पहले नंबर पे न्यूट्रिफिकेटर रैंक किया, ठीक है? अब जब मैं इनकी वेबसाइट देखूँ, तो ना सिर्फ मुझे इनकी ये प्रोडक्ट्स दिख रही हैं, बल्कि मुझे इनकी मल्टीपल कैटेगरीज़ भी दिख रही हैं। तो ये एक कीवर्ड पे रैंक करके अपनी बाकी कीवर्ड्स के लिए उनको एक रेफरल लिंक के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद बात आ जाती है, इन्होंने प्रॉपर आपको एक यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया हुआ है। आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं प्राइसेज़ के अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेटिकली, डेट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को। ये कुछ पुराने फ़िल्टर्स हो गए हैं, जो नई एसईओ प्रैक्टिसेज़ आ रही हैं, उनमें हम थोड़े और यूनिक बेस के फ़िल्टर्स लगाते हैं। बेसिकली उसमें आ जाएगा कि कौन से एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, ऑर्गेनिक है कि नहीं। तो वे सारी जितने भी फ़िल्टर्स होते हैं, वो नीश बेस आ रहे हैं, ठीक है? जो कि जितनी भी लेटेस्ट वेबसाइट्स आ रही हैं, आप उनमें देखेंगे इस तरह के न्यू फ़िल्टर्स यूज़ होते हुए। उसके बाद
बाद उन्होंने 1 और 2 लाइनर कर दिया, इसको हम H1 कह देंगे और इसको हम H2 कह देंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप एक जो है एसईओ कर रहे होते हैं। और उसके अलावा ये इन्होंने नेविगेशनल बेसिस कर दिए हैं, स्ट्रक्चर दे दिया है अपनी वेबसाइट को। तो अब अगर हम देखें, मेरा ये कॉम्पिटिटर है लेट्स से न्यूट्रिफिकेटर, और मेरा कॉम्पिटिटर कौन-सा कीवर्ड यूज़ कर रहा है, नेचर सप्लीमेंट्स फॉर कीवर्ड लॉस नियर मी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस न्यूट्रिफिकेटर की वेबसाइट को लेके मैं सिमिलरवेब.कॉम में जाके उसका डेटा निकाल सकती हूँ। मैं एचरेफ में, सेमरश में, किसी में भी जाके मैं उसका डेटा निकाल सकती हूँ। या फिर मैं इसके कुछ कीवर्ड जो इनकी वेबसाइट पे यूज़ हो रहे हैं, लेट्स से मैनेज योर वेट, वेट मैनेजमेंट रेंज, या इस तरह के जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको मैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे डाल के, मैं एरिया डाल के मैं उसका प्रॉपर डिटेल निकाल सकती हूँ। तो ये हमने किया बेसिकली, कंपेटिटर एनालिसिस किया। और जब हम उन्हीं प्रैक्टिसेस को अपनी प्रोडक्ट में या अपने कंटेंट में यूज़ करेंगे, सो वी कैन आल्सो रैंक ऑन दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट और स्पेसिफिक कीवर्ड, क्योंकि ऑलरेडी एक वेबसाइट ने, एक बिजनेस ओनर ने वो आपको करके बता दिया है कि इस तरह से रैंक किया जाता है। तो आपको पता है कि भई ये फेल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं उसके अमल में आने के। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपको ये तो मैंने पहले बता दिया कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे रैंक करना मुश्किल होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे रैंक करना आसान होता है। तो अभी जो हमने एग्ज़ाम्पल देखी, उसमें हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड पे रैंक किया, ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है एक नेचुरल सप्लीमेंट्स का मेरे एरिया के इर्द-गिर्द बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप उस कीवर्ड को यूज़ करके जो है आप ईज़िली रैंक कर सकते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, उस पे इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स रैंक नहीं कर रही थी, तो जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो थोड़ी-सी कम होगी। गैप एनालिसिस आप करेंगे कि आपका कंपटीटर कितना ईज़िली उन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है और आप अभी तक क्यों नहीं रैंक कर रहे, या क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या कितना गैप आ रहा है, उस चीज़ को कवर करने के लिए जो आप प्लान बनाएँगे उसको प्रॉपर कहते हैं गैप एनालिसिस, ठीक है? जो कीवर्ड है ना, अगर आप बाकी एसईओ नहीं भी करते हैं, आप प्रॉपर कीवर्ड एनालिसिस करके प्रॉपर कीवर्ड प्रैक्टिसेस को अपनी स्ट्रैटेजी में अमल में लेके आते हैं, तो ये भी आपका एसईओ में एक बहुत अहम किरदार अदा करेगा और आपकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन है